प्रॉपर्टीज दिया था ना, देखो see this is the second day of determinants, and it's the continuation of the properties which I was explaining in the previous class. And in the previous class I had explained 4 properties. Now today we're going to start continue from fifth order. Okay, fifth properties. Now what is fifth property? Now property number 5, just note down. Suppose you have a determinant. Suppose you have a matrix, let's say 3 into 3 order matrix whose determinant value is k, let's assume. ठीक है, अगर मान लो एक मैट्रिक्स है A जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू है k, then what will be the value of m into determinant A? Like it is very simple. Suppose you have a matrix, let's say a determinant, we have got A B C D E F G H I और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर मान लो k है, और अगर मैं इस डिटरमिनेंट में अगर मान लो मैं m मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा n टाइम्स द वैल्यू ऑफ k. मतलब इसका जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू था उसका n टाइम्स इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने का है वो जो मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान देना एक बार. लिसन हियर एवरीवन. सपोज एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और इसके आगे सपोज 2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. इस डिटरमिनेंट क्या है? और सपोज यह एक मैट्रिक्स है तो सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू. देखो यहां पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये एक डिटरमिनेंट है और यहां पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया ये क्या है बताओ? तो मैट्रिक्स है. तो मैट्रिक्स का हम जैसे इसके बाद हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, वो गलत चीज होता है. याद होगा मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होता है सर. तो अगर मान लो सपोज इस मैट्रिक्स के आगे ये 2 है तो बताओ तो ये 2 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से मैट्रिक्स में चेंजेस आएगा? कोई बता सकते हैं मुझे? सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा. जो ये जो कांस्टेंट है ये सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. इट विल बिकम 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h एंड 2i. ओके, लेकिन अगर मान लो मैं ये बोलूं कि ये डिटरमिनेंट के आगे 2 है तो बताओ तो ये 2 जो ये डिटरमिनेंट में किस तरह से इफेक्ट करेगा अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहे तो? हमको पता है कि इसका डिटरमिनेंट, देखो इसका जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू होगा उतना into 2 will be the value of the resulting, I mean the value of the resulting result. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुम लोग से कि अगर सपोज यहां पे आगे 2 है तो ये 2 किस तरह से चेंजेस लाएगा बताओ तो इस डिटरमिनेंट में? अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे क्या सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा? नहीं, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा. किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है? ये जो 2 है कांस्टेंट जो है या तो वो रो 1 का सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या फिर वो रो 2 का सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या फिर वो रो 3 का सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. और वी कैन से कि वो कॉलम 1 का सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या फिर वो कॉलम 2 का सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या फिर वो कॉलम 3 का सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो याद रखना डिटरमिनेंट के आगे अगर कोई कांस्टेंट हो तो वो हर एक एलिमेंट से नहीं मल्टीप्लाई होता है, वो एक पर्टिकुलर रो या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम का ही सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है. एंड सिमिलरली अगर मुझे कॉमन लेना हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे डिटरमिनेंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2d 2h एंड 2i. अगर मान लो मुझे यहां से कॉमन लेना हो तो कॉमन कैसे लेंगे हम लोग? जैसे हम लोग एक रो में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एक कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस एग्जैक्टली सेम वे कॉमन लेने के वक्त भी मुझे सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा. तो कोई मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं जो भी मुझे यहां दिख रहा है तो बाहर क्या बचेगा बताओ? तो क्या आएगा? 8 आएगा. वेरी गुड. क्यों? बिकॉज यहाँ पे रो 1 का हम 2 कॉमन लेंगे, रो 2 का 2 अलग से कॉमन लेंगे और रो 3 का 2 जो है वो अलग से कॉमन लेंगे. तो क्या बच जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतना बच जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर. अगर क्लियर है
तो मैं जो एक सम दे रहा हूं उसका सब कोई आंसर एक बार निकालो, ठीक है। लिसन कि अगर देखो एक बार इसको एक बार मैं इरेज करता हूं, ठीक है। If A is a matrix, A is a square matrix, let's say A is a square matrix of order n. Can you tell me what is the meaning of square matrix of order n? Order n जैसे मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम्स दोनों होता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का मतलब क्या होगा, कोई बता सकते हैं? n into n. करेक्ट, मतलब ऑर्डर n का मतलब हो गया इसका जो रोज है वो भी n है और कॉलम्स भी n है, ठीक है। तो सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, एंड इफ एक मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट वैल्यू, A इज अ मैट्रिक्स लेकिन उसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर K है, then listen here everyone, number 1, what will be m times डिटरमिनेंट है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि what will be m into A का डिटरमिनेंट वैल्यू। लेट मी सी हु इज एबल टू आंसर। सुनना एक बार ध्यान से फिर से। सपोज एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, और सपोज यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू k है, तो मुझे बताओ तुम लोग कि m into डिटरमिनेंट a का आंसर क्या होगा। सेकंड, m a का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। m into मैट्रिक्स a का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, क्या सेम रहेगा या अलग अलग आंसर आएगा। थिंक एंड देन टेल द आंसर। यस, मैं टाइम दे रहा हूं। लिसन एवरीवन, मैं एक बार फिलहाल के लिए ऑर्डर n ना दे करके इसके जगह पे मैं 3 क्रॉस 3 दे दिया, ठीक है, और k की जगह पे मैंने 2 दे दिया। अब बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। m की जगह पे मैंने 2 दे दिया और यहाँ m की जगह पे भी 2। अब बताओ तो आंसर क्या होगा। समझ में बात, मतलब ऑर्डर 3 क्रॉस 3, a का डिटरमिनेंट वैल्यू 2 है, तो फिर 2 into डिटरमिनेंट a क्या होगा, इसका आंसर बताओ, और 2a का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर बताओ। चलो पहले इतना करके दिखाओ। m में और ऑर्डर n में थोड़ा सा तुमको मतलब डिफिकल्टी आ जाए, तो एक बार मैंने इसको मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर ले लिया, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जैक्ट ले लिया। अब बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। 2 into डिटरमिनेंट a एंड 2a का डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। एक मैट्रिक्स है, एवरीवन नोट डाउन। Suppose a square matrix of order 3 cross 3. So let me take this matrix as A, B, C, D, E, F. Just in order to explain you, I'm just taking an example. Okay. Okay. Now see. इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू, इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट वैल्यू सपोज 2 है, ठीक है, तो मैंने फिर पूछा पहला वाला क्वेश्चन कि 2 into डिटरमिनेंट A क्या होगा आंसर। तो ये बहुत सिंपल है। 2 into डिटरमिनेंट A क्या होगा, तो एक डिटरमिनेंट है, सॉरी A इस मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोगों को पता है क्या है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू इज 2, सो 2 to 4 आंसर। लेकिन सेकंड केस में क्या देखना एक बार, सेकंड केस में है कि 2 into मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 2 into मैट्रिक्स A कितना हो जाएगा, 2 into मैट्रिक्स A will become 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2Y। अब इसका हमको डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तुमको पता है कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग हम रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं। तो इस रो 1 का 2 कॉमन ले लेना, रो 2 का 2 कॉमन ले लेना, रो 3 का 2 कॉमन ले लेना, तो क्या बच जाएगा, A B C D E F G H I, ये बच जाएगा। अब बताओ तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग को पता है या नहीं, बताओ इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग को पता है या नहीं, बताओ टेल मी। सर पता है, क्या है बताओ इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2। तो ये हो गया तुम्हारा 2 to the power 3 और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2 हो गया, तो क्या हो गया आंसर 16 हो गया। समझ में सब कोई को ये वाला एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ, सपोज देखो यहां पे क्योंकि 3 into 3 ऑर्डर वाला था, तो 2 कितना बार कॉमन है, 3 बार। 2 कितना बार कॉमन है, 3 बार। अब एक बात बताओ, सपोज ये n into n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, ये जो A है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, A का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, तो पहला वाला का आंसर क्या होगा बताओ तो, पहला वाला का आंसर m into k हो जाएगा, राइट। लेकिन कोई बता सकता है कि n into a का, सॉरी आई एम सॉरी, n into a का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है। व्हाट विल बी n into a का
डिटर्मिनेंट, आई एम सॉरी जस्ट अ मिनट, पहले सही दिया था, अभी मैंने वापस से गलती कर दी, ठीक है। अब बताओ मुझे n into a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? m k to the to the power power n into m. देखो n इज अ कांस्टेंट, तो n a अगर मैट्रिक्स है, a इज अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो उसमें n क्रॉस n मतलब उसमें जैसे कि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 था, मतलब 3 रोज था 3 कॉलम्स है, तो या तो हम रो वाइज 3 बार 2 कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे n ऑर्डर वाला है तो बताओ तो n कितना बार कॉमन आएगा? n n टाइम्स कॉमन आएगा, बिकॉज n रोज है और n कॉलम्स है, तो या तो तुम रो वाइज, देखो जैसे यहाँ पे मैंने रो वाइज यहाँ पे तुमको कॉमन लेके दिखाया है, तो सिमिलरली अगर वहां पे 1 2 3 कितना कॉलम्स है, n कॉलम्स, तो n जो है कितना बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है रो वाइज में, कितना रोज में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, वो n बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा m टू द पावर n इनटू a का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है k, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, जहां पे तुम लोग को ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, if its determinant value is 5, what will be 3 into determinant a, what will be 3a का determinant value, इस तरह करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो तुम्हारा अगर लॉजिक भी क्लियर हो, साथ साथ में फॉर्मूला के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो, तो तुमको ज्यादा जल्दी याद रहेगा, और भूल भी जाओ तो 1 मिनट में तुम उसको विजुअलाइज कर पाओगे कि ये कैसे आया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? अब देखो नेक्स्ट, याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो फर्स्ट ऑपरेशन है, डू यू रिमेंबर, जो ऑपरेशन जो है वो वापस से बाद में करूंगा, इसका कारण क्या है देखना एक बार ध्यान से। अब now listen to everyone, actually the last thing which I am going to explain like regarding this properties is not, I mean ये कोई नया प्रॉपर्टीज नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान देना एक बार सबको। Listen to everyone, I want your attention here, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, सपोज एक let's say for example you have a determinant, for example we have 1 2 3 and then we have let's say 5 6 and let's say 8, और यहाँ पे मान लो 3 2 -1, सब कुछ ध्यान से नोट करो। एक बात बताओ, अगर सपोज मैं ऐसे लिखता हूं रो 1 टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, रो 1 टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ रो 1, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू, सॉरी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, सुनना एक बार सबको, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में रो 1 में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट से। Now tell me everyone, what changes do you like think that they will we will get in value, determinant value? Anyone who can analyze this and tell me what will be the change in the value of determinant? Suppose इसका determinant value अगर k है, और मैं इस determinant में suppose मान लो कि हम लोग ने रो 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, हम 2 में भी रो 2 में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मेरे को लगा कि हम रो 1 में मल्टीप्लाई कर देते। बस ऐसे एक एग्जांपल शो कर रहा हूं। मैं तुम लोग से ये पूछना चाहता हूं, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू में क्या इंपैक्ट होगा, कोई बता सकता है? multiplied by 2k, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर k है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू में चेंजेस क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2 टाइम्स k हो जाएगा। डू यू एग्री एवरीवन? 2 टाइम्स k होगा एवरीवन, बिकॉज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स में हम लोग एक तरह से देखा जाए तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो 2 किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो 1 में, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू में कितना चेंजेस आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब इसका अगर डिटरमिनेंट वैल्यू k है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2k हो जाएगा। अब बताओ मुझे, अगर मैं सपोज आगे अगर हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें कोई फर्क आएगा? बताओ, अब कोई फर्क आएगा? क्या मैंने बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया? बताओ, क्या मैंने बैलेंस किया या नहीं किया? बताओ। हाँ सर, मैंने 2 मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने आगे क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट में, तो आगे मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम लोग बताओ, अगर हम हाफ ना मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर में क्या आता है, 2 क्या आता है। अगर हम आगे हाफ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? बताओ, k k ही आएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्या है। अब मैं यहां लिख रहा हूं रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 1,
और लेट्स से रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। तो रो 1 माइनस रो 2 अगर हम करते हैं सपोज, तो रो 1 माइनस रो 2, 2 माइनस 5 इज -3, इसमें आएगा -2, ये हो जाएगा -2। अब मैं तुम लोग से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, बताओ। के के ही आएगा, क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, मैं ये दोनों ऑपरेशंस को अब मैं क्लब कर रहा हूं, ये दोनों ऑपरेशंस को जो दो स्टेप में मैंने किया है, इन दोनों को मैं क्लब कर रहा हूं। क्लब मतलब मर्ज कर रहा हूं एक ऑपरेशंस में। ध्यान दें, रो 1 टेंड्स टू सुनना एक बार, मैं ये दोनों ऑपरेशंस को क्या कर रहा हूं, मैं क्लब कर रहा हूं, मर्ज कर रहा हूं। सुनना एक बार ध्यान से, रो 1 टेंड्स टू ट्वाइस रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। क्या किया मैंने, रो 1 टेंड्स टू ट्वाइस रो 1 माइनस रो 2। मतलब तुम लोग फिलहाल के लिए एक बार ये सोचो कि ये दोनों ऑपरेशंस नहीं है, ये स्टेप के बाद मैं डायरेक्ट ये ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, ये ऑपरेशन। क्या है ये, रो 1 टेंड्स टू मतलब रो 1 में चेंजेस आएगा, कैसे, रो 1 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस रो 2 करके। तो एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं रो 1 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस रो 2 करूं, तो पहला एलिमेंट 1 है रो 1 का, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके अगर मैं 5 से माइनस करूं, तो 2 1 जा 2 -5 -3, 2 2 जा 4 4 6 इज -2, 2 3 जा 6 6 8 इज -2। अब एक बात बताओ, लास्ट डे मैंने तुम लोगों को एक बात बताया था ना कि अगर मान लो हम लोग रो 1 को चेंज कर रहे हैं और रो 1 में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, मैंने बताया था कि नहीं बताया था ये चीज, यस टेल मी। Yes, sir. अब तुम लोग का काम एक है, तुम लोग को मैं चाहता हूं कि तुम लोग करके देखो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, एक्सपैंड करके देखो, और ये लाइन में एक्सपैंड करके देखो कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है। एक बार एक्सपैंड कर दो, यस प्लीज एक्सपैंड एंड टेल मी द आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। मैं बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक्सपैंड करके डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है वो बताओ, और ये लाइन में एक्सपेंशन करके देखो क्या आ रहा है वो मुझे बताओ। यस, so tell me everyone, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या है, बताओ। 12 अच्छा बताओ तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या मिलेगा, 24 देखो ध्यान से एक चीज, तुम लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रो 1 को अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 के हम आगे कुछ मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन तो पता होना चाहिए। बट एक बार ध्यान से नोट करना, देखो यहाँ पे मैं रो 1 को चेंज करने के लिए मैं आगे 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन यही दोनों ऑपरेशंस को क्लब नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आएगा ना, मैं अभी फिलहाल के लिए बोल दूं कि मत करो, लेकिन जब तुम पूरा ये चैप्टर को करोगे ना, तो तुम देखोगे एक बात मेरा सेम बात को तुम्हारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा। क्या बोलो तो, कि सर ने कहा कि ये कर सकते हैं, फिर दूसरे स्टेप में ये कर सकते हैं, और एक लाइन में ये नहीं कर सकते, ऐसा क्या रीजन है। तो सुनना एक बार ध्यान से, ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते, वी कैन डेफिनेटली डू द ऑपरेशन, बट लिसन हियर, जिस रो में अगर हम चेंज करते हैं उसमें अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू में चेंजेस क्या आता है, उतना टाइम्स डिटरमिनेंट वैल्यू बढ़ जाता है, उतना टाइम्स डिटरमिनेंट वैल्यू में चेंजेस आता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए कि मुझे उसका रेसिप्रोकल से आगे मल्टीप्लाई करना चाहिए। Did you get my point? लेकिन वही ऑन द अदर हैंड अगर हम ऐसा करें, सपोज रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करके देख सकते हो, तुम ये ऑपरेशंस करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस लाइन में ये ऑपरेशंस करके और एक्सपैंड करना, प्लीज आई थिंक लेट मी मेक थिंग्स क्लियर, बहुत क्लियर, लिसन हियर। इसको एक्सपैंड किया 12 आया, ये ऑपरेशन करके इसको एक्सपैंड किया 24 आया, चेंजेस क्या है, 2 जा 24, ये चेंज कहां से आया, ये ना देखो 2 टाइम्स रो 1 किया, क्योंकि मैंने ये दोनों ऑपरेशंस को ही क्लब किया था। तो रो 1 में जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो देखो हाफ आगे मल्टीप्लाई किया था कि नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं उस रो में अगर कुछ मल्टीप्लाई हो तो उसका रेसिप्रोकल से आगे मल्टीप्लाई कर। अब देखो हाफ इंटू 24 क्या हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये ऑपरेशन के बदले रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2 करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, ठीक है। सब कोई क्लियर करना, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। सपोज इसके बदले में अगर लिख दूं यहाँ पे रो 1 टेंड्स टू
रो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 2, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 5 जा 10 माइनस 9, 2 माइनस 2 6 जा 12 माइनस 10, 3 माइनस 2 8 जा 16 माइनस 13। बड़ा हो छोटा हो, ये कॉम्प्लिकेटेड हो, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें फर्क क्या होता है, आंसर में फर्क क्या आता है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। अब तुम लोग इसको एक्सपैंड करना, देखना इसका आंसर भी 12 आएगा, चेक कर सकते हैं अपने अपने कॉपी में, चेक करके देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। अब तुम्हारे दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं है? यस एवरीवन, क्लियर है ना कि अगर हम लोग मान लो ऐसा करते हैं, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, या अगर हम रो 1 टेंड्स टू 3 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस रो 2 करते हैं, जहां पे जो जरूरत है ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट क्या आगे बताओ तो? 1/3 से मल्टीप्लाई। सबको क्या क्लियर हुआ ये बात? तो आई होप इट इज क्लियर। बट यूजुअली तुम लोग देखेगा बुक्स में नहीं करते, और हो सकता है कि तुम लोग को बताया भी जाए कि ये मत करना, गलत है। बट एक्चुअली गलत कैसे है बताओ? अगर ये स्टेप और ये स्टेप राइट है तो दोनों को क्लब करके ये स्टेप गलत हो जाएगा। यानी जो मैंने लिखा था इससे पहले, समझ में? तो बात कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा तुम लोग मत करना, बिकॉज व्हाई टू वेस्ट योर टाइम इन, आई मीन लाइक दिस। तुम लोग को पता हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो दैट इज मोर देन इनफ, सफिशिएंट। ऑलराइट एवरीवन, नाउ लेट अस मूव अहेड विद क्वेश्चंस। नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। See, if you check your PDF, you'll find यहाँ पे expanding a determinant का भी examples दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर बी में सारा फॉर्मूला भी दिया हुआ है जो कि 1 मार्क्स में आता है। तुम देखो 1 मार्क्स में जो भी फॉर्मूला बेस्ड सम्स आएगा ना, वो सारा फॉर्मूला वहाँ पे चेक कर लो एक बार। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले नंबर सी से, बी अभी नहीं करेंगे, बी तो फॉर्मूला ही है, वो आगे अप्लाई होगा, आगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जब तुम लोग आगे जाओगे समझ में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सी, ठीक है? देखो सी में टाइप क्या लिखा हुआ है, सी में टाइप लिखा हुआ है, मैं एक बार बोर्ड पे लिखता हूं, ध्यान रखना। So let's start with the first type, where you'll find that in a particular row, in a specific row or in a specific column, you'll have all 1 1 1। तो मैं सी का नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं, देखना एक बार। So let me take LHS and I want 100% attention here। पहले तुम लोग ने अगर पहले कर भी लिया ना, तो भी मैं ये चाहता हूँ कि इट्स बेटर कि तुम लोग ये सोचो कि तुम लोग को कुछ नहीं आता है। अगर कुछ सीखना है तो सबसे बेस्ट होता है कि ये जानो कि तुमको कुछ भी नहीं आता है, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू अलॉट। कुछ लोगों का ये आदत होता है कि जब मैं कराऊंगा नीचे देखेगा, जब मैं कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, सर ये कहाँ से है, ये कहाँ से है। इसीलिए पहले अच्छे से देखो। तो ये टाइप 1 सब है जहां पे एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में सारा एलिमेंट हम देख रहे हैं कि 1 1 1। तुमको लास्ट डे मैंने बताया भी था कि अगर 1 1 1 आया मतलब सोचना कि वो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है कि देखो ये सॉल्व कर दो, जीरो बना दो और सॉल्व कर दो। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे कॉलम 1 में 1 1 1 है, ठीक है? तो मुझे कोई भी दो एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, तो मान लो इसको जीरो बनाना है, इसको, ठीक है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, मतलब ये हो गया रो 1, इसको जीरो बनाना है, मतलब ये हो गया रो 2, और एक को मैं फिक्स कर देता हूं, हो गया रो 3, जिसको फिक्स किया मैंने स्टार लगा दिया, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ऐसा तुम लोग मत करना इस तरह से एग्जाम में, ऐसे लगा लगा के रो 1 इस तरह से। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो इन दोनों को मैं जीरो बना रहा हूं तो क्या करूंगा मैं, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3 and रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। ऑलराइट एवरीवन, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3 and रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3 करूंगा। तो रो 1 माइनस रो 3, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, x माइनस z आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर आ जाएगा। रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3, 1 माइनस 1 जीरो, y माइनस z, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। देखो सबसे पहले तुम्हारा काम होगा कि अगर दो जीरो आ गया एक रो में या एक कॉलम में, तो पहले उसको एक्सपैंड करके और उसको 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म कर दो। क्या बोला मैंने? 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। तो यहाँ पे कौन से रो या कॉलम को लेके एक्सपेंशन करना ज्यादा बेटर है? डेफिनेटली कॉलम 1।
तो यहाँ पे लिख देना एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1 एंड आई देखो मेरा तुम लोग के लिए ये होगा सजेशन कि हर एक स्टेप में जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं तुम लोग वो ऑपरेशंस राइट पे लिखना, बिकॉज हम एक सम को अलग अलग ऑपरेशन से कर सकते हैं, इसीलिए ऑपरेशन वहां पे लिखना कंपलसरी है। अगर हम मान लो कॉलम 1 को लेके एक्सपैंड करेंगे तो कॉलम 1 में ये दोनों एलिमेंट 0 है, तो लिखना सिर्फ मुझे +1 इनटू इसका रोज एंड कॉलम्स को एलिमिनेट करके जो एलिमेंट्स बचता है वो लिखेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब देखो सुनना ध्यान से, अपने लोग ने क्या किया, 2 0 ला के और एक्सपैंड करके 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में ला दिया। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो 3 ऑर्डर में जो कुछ चीज जो है ना जो अननेसेसरी वहां दिख रहा है वो मुझे ना दिखे तो मुझे सोचने में ज्यादा इजी होगा। क्या सोचने में इजी होगा? सुनो, हम लोग को आंसर चाहिए 3 चीज का प्रोडक्ट। क्या चाहिए अपने लोग को? 3 चीज का प्रोडक्ट में अपने लोग को आंसर चाहिए। तो ध्यान देना, बहुत लोग क्या करते हैं पता है, स्टेप के बाद बहुत लोग ऐसे करेंगे, इसको 2 ऑर्डर को भी एक्सपैंड करके उसके बाद इस लाइन में कैलकुलेशन करेंगे, कॉमन लेने का, फैक्टराइज करने का, अलजेब्रा का कांसेप्ट लगाने का। बट मैं अवॉइड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये चीज को तुम लोग अवॉइड करके और तुम लोग अभी भी डिटरमिनेंट का सारा प्रॉपर्टीज यूज करो। क्या है प्रॉपर्टी? कि अगर अपने लोग को 3 चीज का प्रोडक्ट चाहिए तो सबसे बेस्ट है कि यहां से कुछ कॉमन है तो कॉमन पहले सोचो। देखो कॉमन डेफिनेटली मिल सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम x² - z² को फैक्टराइज कर देते हो, यहाँ पे y - z into y + z लिख देते हो, बताओ तो यहाँ पे जो 3 चीज का प्रोडक्ट चाहिए उसमें हमको 2 चीज अभी भी मिल जाएगा। अलग बात है कि उस x - y ना मिले, y - x आए, x - z, y - z के बदले z - y आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हम लोग उसको सिंपलीफाई करते हैं। तो बताओ तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, Yes. रो 1 में x - z कॉमन दिख रहा है और रो 2 में y - z कॉमन दिख रहा है। तो क्या बच जाएगा? 1 1 x + z y + z। ठीक है, तुम लोग नहीं समझ रहे कि अगर हम इस लाइन के बाद इसको अगर हम एक्सपैंड किए मतलब सॉल्व किए रहते तो उससे ज्यादा बेटर ये वाला स्टेप लग रहा है कि हम लोग कॉमन ले लिए, बिकॉज वहां पे मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेते, फैक्टराइज करते, वो ज्यादा उससे बेटर है कि ये हम लोग करेंगे पहले। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे कितने चीज का प्रोडक्ट चाहिए? आंसर में 3 चीज का प्रोडक्ट। वो 3 चीज में मुझे 2 चीज ऑलरेडी मिल चुका है, तो दिमाग लगाओ एक बार, अगर 2 चीज मिल चुका है तो तीसरा चीज कौन सा है? तीसरा चीज तो यही है ना, ये डिटरमिनेंट में तीसरा चीज है। इसका मतलब अब हम उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया बात मेरा? अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, हम लोग जो है प्रॉपर्टीज को यूज करके करेंगे। ठीक है ना, हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करके करेंगे, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रॉपर्टीज अगर लगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और सम भी बहुत आसान होगा। z gets cancelled। ऑलराइट, अब हमको आंसर लाना है, क्या देखेंगे? अब हम आंसर को एक बार इसके हिसाब से ला देते, x - y लाना है या y - x। तो माइनस साइन कॉमन लेके इसको x - y लिखें। उसके बाद क्या लाना है? y - z, यहाँ पे ऑलरेडी y - z। उसके बाद लाना है z - x, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके z - x लिखें। तो फाइनली व्हाट इज माइनस इनटू माइनस प्लस। This is what we have on the right hand side. I hope students the concept is clear, like कैसे मैंने किया। I hope it is clear. So you'll find that slowly हम लोग हर एक सम में एक एक करके प्रॉपर्टी जैसे जैसे लगाएंगे, तुम लोग देखना ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी बढ़िया चैप्टर। जितना मुझे बताना था हम लोग ने बता दिया, बस हम लोग को आगे बढ़ते जाते। ओके, अलग अलग टाइप्स को करना है और आगे बढ़ना है। सो और मेन टास्क इज ऑलरेडी, मेरा काम खत्म हो गया, जो बोलने वाला मेरा काम है। ठीक है, अब कॉपी डाउन फर्स्ट। Now I'm going to take the second question. Everyone note down. Now, before taking the second question, listening. देखो सबसे पहले तुम लोग डिटरमिनेंट्स के एक क्वेश्चन में सबसे पहले देखिएगा तुम लोग स्टेप नंबर 1 कि क्या एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर 1 1 1 है तो 2 0 बना के एक्सपैंड करके उसको 2 ऑर्डर में पहले एक्सप्रेस कर दो। अगर 1 1 1 नहीं है तो दूसरा चीज टेक कॉमन।
उसके बाद ये सोचना अगर 1 1 1 नहीं है तो कॉमन के लिए सोचना, ठीक है, मतलब रो वाइज या कॉलम वाइज कुछ कॉमन है तो कॉमन के लिए सोचना, ठीक है। तो एक बार फिलहाल के लिए तुम लोग ये 2 स्टेप्स अपने कॉपी में लिख के रखो, हम तीसरा स्टेप जब टाइम आएगा मैं खुद ही दे दूंगा ना। मैं चाहता हूं सबके को कि तुम लोग सम नंबर 2 अभी ट्राई करो, सी का नंबर 2, एवरीवन ट्राई सी का नंबर 2। ध्यान दें दोनों स्टेप्स 1 1 1 ना हो तो कॉमन के लिए सोचो, मतलब रो 1 में क्या कॉमन है, रो 2 में, रो 3 में क्या कॉमन है, या फिर कॉलम वाइज क्या कॉमन है। ओके, सो एक बार नंबर 2 ट्राई करो। Try once. So this sum number 2 is exactly same as number 1. If you take from column 1 x common, from column 2 if you take y common, and from column 3 if you take z common, you get this sum same as number 1. The only difference you will find here in this sum will be कि वहां number 1 में column 1 में 1 1 1 है, यहाँ पे row 1 में 1 1 1 है, बस difference इतना ही है. Now see the next type, that is the second type. D का number 1. Now see, देखो टाइप डी के ऊपर तुम लोग देखो क्या लिखा हुआ है, रो आई टेंड्स टू रो आई प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ रो जे प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ रो के. क्या है देखना है, मतलब यहाँ पे अपने लोग को ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना पड़ सकता है, मतलब तीनों रोज को या तीनों कॉलम्स को यूज करके ऐसा कुछ ऑपरेशंस करना पड़ सकता है, इसे हिंट मिल है ना. एक बार ध्यान देना, मैं चाहता हूं कि हर एक सम डिटरमिनेंट का तुम लोग स्टेप बाय स्टेप ये 3 चीज नोटिस करना. लिसन हियर. पहला स्टेप कि अगर मान लो सारे रोज में एक रो में या फिर कोई एक कॉलम में अगर 1 1 1 दिखे तो 2 0 बनाना है. स्टेप 2 अगर नहीं ऐसा है तो कॉमन के लिए सोचना. स्टेप 3 अगर ऐसा भी नहीं है, कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो सुनना एक बार, सारे रोज को या फिर सारे कॉलम्स को ऐड करके चेक करना कि एलिमेंट्स आइडेंटिकल आ रहा है या नहीं. याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब ये ऐसा प्रॉपर्टी है, मतलब लगभग तुम लोग देखना जहां पे सम में कुछ ना समझ में आ रहा होगा वो ये वाला प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी ये ऑपरेशंस, गलत में बोला प्रॉपर्टीज, मतलब ये ऑपरेशंस यूज करके वो सम बहुत आसान हो जाएगा. कैसे आसान होगा ये समझो. सबसे पहले ये बताओ कहीं भी तुमको एक रो में या एक कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. दिख रहा है? नहीं. दूसरा कॉमन दिख रहा है कहीं भी? देखो तो रो 1 में कुछ कॉमन, रो 2 में कुछ कॉमन, रो 3 में, कॉलम 1 में कुछ कॉमन दिख रहा है? जल्दी से बोलो कुछ दिख रहा है? नहीं सर. अच्छा चलो, नहीं तो बहुत लोग ए बोलते हैं, बी बोल देगा सही, x प्लस, ठीक है, x इनटू ए नहीं, ठीक है, इसलिए कॉमन कुछ नहीं है. अगर कॉमन कुछ नहीं है तो अब हम लोग ट्राई करेंगे अपने तीसरा वाला. तीसरा वाला क्या है कि सारे रोज को या सारे कॉलम्स को ऐड करके देखो कि किसको करने से आइडेंटिकल आ रहा है. एक बात बताओ, सारे रोज को ऐड करते हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, x प्लस a कितना होगा? x प्लस 3a, x प्लस 3b, x प्लस 3c. आइडेंटिकल आ रहा है सारे रोज को ऐड करके, रो 1 को रो 2 से, फिर जो रिजल्ट आएगा रो 3 से ऐड करके नहीं आ रहा. बट सारे कॉलम्स को ऐड करके देखो, x प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस x प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस x प्लस c. सेम आ रहा है? आ रहा है ना? तो हम लोग इसी के लिए जाएंगे. क्या ऑपरेशन करेंगे हम लोग? कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. और याद होगा मैंने बताया भी था कि ये ऑपरेशन करने के बाद उस स्टेप में, उस लाइन में मैं भी और कोई ऑपरेशन नहीं है. ऑलराइट,
Is this clear to everyone? देखो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कहां लिख रहे हैं हम लोग? कॉलम 1 पे, कॉलम 1। अब बताओ मुझे, अब वापस से फॉलो करते हैं। स्टेप 1 1 1 1 है नहीं, कॉमन दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं कहीं पे, कॉमन दिख रहे हैं नहीं? यस, कॉलम 1 में x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, यहां लिख देना टेकिंग x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब 1 1 1 आ गया तो क्या करें बताओ? तो 2 0 बना दे। ठीक है, कैसे? मान लो इसको और इसको मैं 0 बनाता हूं सपोज, मतलब इसको सेम रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा? रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3 and row 2 tends to row 2 minus row 3. Row 1 minus row 3. 1 minus 1, 0. 0 minus x. Row 2 minus row 3. 0 x minus x. 1 b x plus. अब देखो तो लोग का पूरा काम आसान हो गया। कैसे? 0 0 आ गया। अगर पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर सारा एलिमेंट्स सॉरी 2 एलिमेंट 0 हो तो फिर हम उसको एक्सपैंड कर देंगे। तुम यहाँ पे रो 1 को लेके भी एक्सपैंड कर सकते हो, कॉलम 1 को लेके भी एक्सपैंड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। प्लस माइनस प्लस इनटू रोज एंड कॉलम्स एलिमिनेट हो जाएगा। देखो अपने लोगों को यहाँ पे जो रिजल्ट चाहिए x स्क्वायर इनटू सॉरी x प्लस a प्लस b प्लस c चाहिए। ये रहा x प्लस a प्लस b प्लस c। x स्क्वायर में एक माइनस x यहां मिल गया और बाकी को इसको सॉल्व करो। 0 minus x, so 0 minus x is minus x, and what is minus x into minus x? It is x square। है ना, बहुत आसान से ये टाइप 2 भी। एक बार प्रॉपर्टी समझने के बाद ये सब कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। कॉपी करने का, कॉपी डाउन नोट्स। So I think you all have understood this particular sum. Now I want everyone to try all the questions of number C and D. Not all the questions of number D, only few questions because सारा भी नहीं हो पाएगा। You all can try till number 6, D का 6, C का सारा हो जाएगा sure, but D का नंबर 6 तक ट्राई करो। बस ये कुछ सम्स ही करके और नेक्स्ट क्लास एक बार अटेंड करो तो उस दिन सम्स ज्यादा हो पाएगा। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज पे ध्यान दे रहे थे और नेक्स्ट डे सम्स हम लोग करेंगे।